3 हफ्ते बीत चुके थे उस खूनी सौदे को हुए पूरे 21 दिन हो गए थे और इन 21 दिनों में मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने एक ऐसा खौफ देखा था जिसकी उन्हें आदत नहीं थी। अभिमन्यु सिंह का दिमाग और तारा के फैसले, ये दोनों मिलकर एक ऐसी तबाही मचा रहे थे कि देवराज के आदमी अब अपने ही ठिकानों पर छुपने को मजबूर थे। तारा अब सिर्फ एक नाम नहीं रह गई थी, वो सिंडिकेट के लिए एक जीता जागता खौफ बन चुकी थी। आखिर ट्रेनिंग अभिमन्यु ने जो कराई थी, रात के 11 बज रहे थे। राउत मुंबई साउथ मुंबई के एक पुराने बंद पड़े गोदाम में गुप अंधेरा था। सिर्फ एक सीलिंग लाइट चल रही थी जिसके ठीक नीचे एक कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वो बुरी तरह हाफ रहा था। ये रसीद था, कासिम का दाया हाथ, जिसने देवराज को बंकर का रास्ता बताने में मदद की थी। अमन और उसके 2 गार्ड्स रसीद के पीछे खड़े थे। तारा रसीद से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी। उसने ब्लैक टर्टनेक और डार्क जींस पहनी हुई थी। उसके हाथ में वही भारी 9mm की पिस्तौल थी। पहले जिस पिस्तौल को पकड़ने में उसके हाथ कांपते थे, आज वो उसके हाथ का ही एक हिस्सा लग रही थी। मैडम, मुझे माफ कर दो, रसीद रोते हुए गिड़गिड़ाया। देवराज ने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी, मेरी मजबूरी थी। तारा चलते हुए रसीद के बिल्कुल करीब आई। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक बर्फीली शांति थी जो किसी को भी अंदर तक कपा दे। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तारा ने बहुत ही फ्लैट और मॉडर्न लहजे में कहा, जैसे वो कोई बिजनेस मीटिंग कर रही हो। तुम गद्दारी करते हो तो कम से कम उसे कबूल करने की हिम्मत तो रखा करो। ये परिवार और मजबूरी का रोना मेरे सामने मत रोना। मैं आगे से कभी सिंह एम्पायर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा, कसम से, रसीद चीखा। तारा ने पिस्तौल की ठंडी नाल रसीद के माथे पर सता दी। तुम्हें आगे देखने का मौका कौन दे रहा है? तारा की आवाज में एक खौफनाक सुकून था। तुमने उस रात मुझे और अभिमन्यु को मारने के लिए देवराज के कुत्ते भेजे थे। तुमने गेम शुरू किया था, खत्म मैं करूंगी। इसी के साथ बिना एक पल की हिचकिचाहट के तारा ने ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज गोदाम में गूंजी। रसीद का सिर पीछे की तरफ झटके से गिरा और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। तारा की आंखें एक सेकंड के लिए भी नहीं झपकी। उसने पिस्तौल को नीचे किया, उसका सेफ्टी कैच लगाया और उसे अमन की तरफ बढ़ा दिया। इसकी लाश को कासिम के घर के बाहर फेंक देना। तारे ने पलटते हुए कहा, उसे मैसेज मिल जाना चाहिए कि अगर देवराज के साथ हाथ मिलाया तो अगला नंबर उसका होगा। जी मैडम, अमन ने सम्मान से सिर झुकाया। तारा गोदाम से बाहर निकली। बाहर की ताजा हवा में सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। एक वक्त था जब खून देखकर उसे उल्टियां आती थी और आज आज उसे इस बारूद की महक से एक अजीब सी पावर, एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। ये एहसास डरावना न था, लेकिन अब यही उसकी सच्चाई थी। आधे घंटे बाद तारा अभिमन्यु के प्राइवेट पेट हाउस में दाखिल हुई। बंकर से वो लोग 1 हफ्ते पहले ही यहाँ शिफ्ट हो चुके थे। पेंट हाउस का वो भारी शीशा अब नया लग चुका था। अभिमन्यु लिविंग रूम में काउच पर बैठा था। उसकी पट्टियां अब खुल चुकी थी, लेकिन उसके हाथों में अभी भी निशान थे और कमजोरी साफ झलक रही थी। वो एक कांच के गिलास में पानी पीने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उंगलियों की नसें अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। तारा चुपचाप आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। अभिमन्यु का ईगो उसे हार मानने नहीं दे रहा था। उसने दोनों हाथों से गिलास को पकड़ा, लेकिन कंपन इतनी तेज थी कि गिलास उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। पानी पूरे मार्बल के फर्श पर फैल गया। अभिमन्यु ने गुस्से से दांत पीसे और एक गाली बुदबुदाई। उसने अपना सिर पीछे सोफे पर टिका लिया। वो फ्रस्ट्रेटेड था। तारा अपनी जगह से हिली नहीं। वो पहले वाली तारा होती तो भागकर गिलास उठाती और उसे पानी पिलाती, लेकिन अब उसके बीच वो बेचारी नर्स वाला रिश्ता नहीं था। तुम्हारे हाथ अभी भी कांप रहे हैं मिस्टर सिंह, तारा ने बहुत ही कैजुअल और शार्प टोन में कहा। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और दरवाजे पर खड़ी तारा को देखा। और तुम्हारा निशाना अब बिल्कुल नहीं कांपता।
अभिमन्यु की आवाज़ में कोई चिढ़ नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही डार्क और प्राउड स्माइल थी। अमन का मैसेज आ गया था, रसीद का चैप्टर क्लोज। हाँ, डन। तारा चलते हुए अंदर आई और काउच के दूसरी तरफ बैठ गई। उसने अपने पैर सेंटर टेबल पर रखे और रिलैक्स होकर पीछे टेक लगा ली। कासिम अब देवराज की कॉल तक नहीं उठाएगा। देवराज अब अंडरवर्ल्ड में बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। अभिमन्यु की आंखें तारा की इस नए रूप को ऑब्जर्व कर रही थी। उसका ये कॉन्फिडेंस, ये रफ अंदाज, ये बेखौफ चाल, अभिमन्यु को ये लड़की एक जहरीली नशे की तरह लग रही थी। तुम सीख रही हो। अभिमन्यु थोड़ा आगे की तरफ झुका। उसकी वो गहरी नशीली आंखें तारा के चेहरे पर गड़ी थी। मुझे लगा था कि तुम्हें खून की आदत पड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम तो इस गेम की मास्टर निकल रही हो। तारा ने अपनी नजरें घुमाकर अभिमन्यु को देखा। उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक कड़कती हुई टक्कर थी। मुझे मजाक में मत लेना, तारा ने बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा। मैं ये सब तुम्हारे एम्पायर को बचाने के लिए नहीं कर रही हूँ। हमारा सौदा याद है ना, देवराज की मौत। मैं बस मोहरे सेट कर रही हूँ ताकि देवराज को उनके बिल से बाहर निकाल सकूं। मुझे हमारा सौदा बहुत अच्छे से याद है। अभिमन्यु ने अपने कांपते हुए हाथों को अपने गोद में रखा और बहुत ही खौफनाक आवाज में कहा, लेकिन एक बात तुम भी याद रखना तारा, देवराज कोई चूहा नहीं है जिसे तुम आसानी से फंसा लोगी। वो अब समझ चुका है कि मेरी जगह तुम दिमाग चला रही हो। वो अब सीधा मुझ पर नहीं, तुम पर वार करेगा। तो करने दो, तारा ने बहुत ही गुरूर के साथ कहा। मैं अब वो डरी हुई लड़की नहीं हूँ जो छुपती फिरे। वो सामने आएगा तो मैं सीधा उसके माथे में गोली उतारूंगी। अभिमन्यु के होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। तारा का ये ओवर कॉन्फिडेंस उसे डरा नहीं रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस खूनी दुनिया में जरूरत से ज्यादा गुरूर अक्सर मौत का कारण बन जाता है। इतना गुरूर अच्छा नहीं है मैडम बॉस। अभिमन्यु ने उसे एक तीखा रियलिटी चेक देते हुए कहा। तुम अभी सिर्फ ट्रिगर दबाना सीखी हो, पीठ पीछे से आने वाले जख्म को पहचानना नहीं। देवराज तुम्हारे दिमाग से खेलेगा, तुम्हारी कमजोरी पर वार करेगा। मेरी कोई कमजोरी नहीं है, तारा ने झटके से खड़े होते हुए कहा। उसे अभिमन्यु का ये ज्ञान देना इरिटेट कर रहा था। अभिमन्यु भी बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर जोर डालकर खड़ा हो गया। वो चलते हुए तारा के बिल्कुल करीब आ गया। दोनों के बीच की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंशन फिर से कमरे की हवा को भारी करने लगी। सबकी कमजोरी होती है तारा, अभिमन्यु ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा। उसकी आंखें तारा के चेहरे को ऐसे पढ़ रही थी जैसे कोई खुली किताब हो। तुम बाहर से कितनी भी खूंखार बन जाओ, लेकिन अंदर से तुम आज भी उसी चौल वाली लड़की के इमोशन को दबा कर बैठी हो। तुम मुझे जज करना बंद करो। तारा ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। अपनी हालत देखो, एक गिलास नहीं उठ रहा है तुमसे, और तुम मुझे बता रहे हो कि देवराज से कैसे लड़ना है। ये तारा का सीधा अभिमन्यु के ईगो पर वार था। अभिमन्यु का जबड़ा खिंच गया। उसने अपना दाया हाथ उठाया जो अभी भी हल्का कांप रहा था और झटके से तारा की कमर के पीछे डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तारा का पूरा शरीर अभिमन्यु के उस चौड़े और सख्त सीने से आ टकराया। मेरे हाथ कमजोर हुए हैं, लेकिन मेरी पकड़ नहीं, अभिमन्यु ने तारा के होठों के बिल्कुल पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में वो ही पुराना टॉक्सिक अधिकार था। तुम मेरे बिछाए हुए शतरंज पर खेल रही हो। कभी ये भूलने की गलती मत करना कि इस खेल का मास्टर कौन है। तारा ने उसे धक्का नहीं दिया। उसने भी अपनी नजरें पीछे नहीं हटाई। वो उसकी आंखों में बिल्कुल उसी लेवल की आग के साथ देखती रही। मैं शतरंज की कोई मोहरी नहीं हूँ मिस्टर सिंह। तारा ने बहुत ही डार्क और तीखी स्माइल दी। मैं वो क्वीन हूँ जो राजा के मरे बिना भी पूरे वर्ल्ड पर राज करना जानती है। अभिमन्यु की पकड़ तारा की कमर पर और टाइट हो गई। उसे इस लड़के के ईगो से बेइंतहा मोहब्बत सी हो रही थी। ये नफरत और पावर की टक्कर उन दोनों को एक दूसरे की ओर भी गहरी लत लगा रही थी। अगली सुबह पेंट हाउस की बड़ी शीशे वाली खिड़कियों से सूरज की ताजा और सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। रात का वो भारीपन और खौफनाक सन्नाटा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंशन अब जैसे उस धूप में कहीं पिघल चुकी थी।
डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। अमन एक तरफ खड़ा अपने टैबलेट में कुछ चेक कर रहा था और अभिमन्यु टेबल के सिरे पर बैठा था। अभिमन्यु के सामने एक जैम का जार रखा था। वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों की नसों में अभी भी पूरी ताकत नहीं आई थी। वो जितना जोर लगाता, जार का ढक्कन उतना ही टाइट महसूस होता। उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से लाल हो रहा था और उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गई थी। अमन तिरछी नजरों से अपने बॉस को देख रहा था। वो मदद करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने इस वक्त हाथ बढ़ाया तो अभिमन्यु के ईगो पर चोट लगेगी और वो जैम का जार सीधा अमन के सिर पर आकर पटकेगा। इसलिए अमन ने ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो दुनिया के सबसे जरूरी काम में व्यस्त है और उसने कुछ देखा ही नहीं। तभी तारा कमरे में आई। उसने एक ढीला ढाला पजामा और एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल एक रफ से जूड़े में बंधे थे और चेहरे पर नींद की खुमारी थी। वो रात वाली खूंखार क्वीन अब एक बिल्कुल नॉर्मल बेफिक्र लड़की लग रही थी। तारा की नजर अभिमन्यु पर पड़ी, जो अब उस जैम के जार को लगभग घूर कर भस्म करने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम इसे ऐसे ही घूरते रहे तो शायद ये खौफ के मारे खुद ही खुल जाए, तारा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। अभिमन्यु ने उसे एक तीखी नजर से देखा और फिर वापस जार पर जोर लगाने लगा। ये ढक्कन जाम है। किसने खरीदा है ये घटिया ब्रांड? अमन हड़बड़ा गया। बॉस, ये वही इम्पोर्टेड ब्रांड है जो आप पिछले 3 साल से खा रहे हैं। इससे पहले कि अभिमन्यु अमन पर बरसता, तारा ने आगे बढ़कर अभिमन्यु के हाथ से वो जार ले लिया। उसने बिना किसी खास मेहनत के बस हल्का सा जोर लगाया और एक पॉप की आवाज के साथ ढक्कन खुल गया। तारा ने खुला हुआ जार वापस अभिमन्यु के सामने मेज पर रखा और बहुत ही मासूमियत से पलकें झपकाते हुए कहा, लो शहर के सबसे बड़े डॉन, तुम्हारी शिकार तैयार है। अब तुम इसे अपने टोस्ट पर बेरहमी से लगा सकते हो। अमन खुद को रोक नहीं पाया। इस ताने पर उसके मुंह से अचानक एक तेज हंसी छूट गई। अभिमन्यु ने अमन को ऐसी नजरों से घूरा कि अमन की हंसी वहीं गले में अटक गई। उसने तुरंत अपना चेहरा सीरियस कर लिया। अमन, अभिमन्यु ने बिल्कुल शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, मुझे लगता है तुम्हें नीचे जाकर सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए, अभी इसी वक्त। जी बॉस, बिल्कुल। अमन लगभग दौड़ता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। अमन के ऐसे भागने पर तारा का कंट्रोल पूरी तरह से टूट गया। वो वहीं खड़े खड़े खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये कोई ताने वाली डार्क या तीखी स्माइल नहीं थी। ये एक असली, बेफिक्र और दिल से निकली हुई हंसी थी, जिसमें उसकी आंखों के कोनों की भी सिकुड़ गई थी। उसकी इस हंसी की आवाज ने जैसे पूरे पेंट हाउस के सन्नाटे को एक झटके में जिंदा कर दिया। अभिमन्यु उस टोस्ट और जैम को भूल गया। वो बस तारा को हंसते हुए देख रहा था। वो सुकून, वो बेबाकी जो तारा के चेहरे पर थी, उसने अभिमन्यु को भी कुछ पल के लिए शांत कर दिया। रात की वो सारी टेंशन, देवराज का खतरा, सिंडिकेट की उलझने, उस एक पल के लिए जैसे सब गायब हो गया। अभिमन्यु के चेहरे पर जो हमेशा एक सख्त मुखौटा रहता था, वो पिघलने लगा और उसके होठों पर भी एक असली सुकून भरी मुस्कान आ गई। हंस लो मैडम बॉस, अभिमन्यु ने एक टोस्ट उठाते हुए कहा, लेकिन याद रखना, ये जार मैंने ही ढीला कर दिया था, तुमने बस क्रेडिट ले लिया। तारा ने पास रखी कुर्सी खींची और मेज पर कोनियां टिकाकर बैठ गई। हाँ बिल्कुल, और तुम तो वो इंसान हो जिसकी बंदूक से गोलियां भी खुद ही निकलकर दुश्मनों के माथे में घुस जाती है। तुम्हें ट्रिगर दबाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। अभिमन्यु हल्का सा हंसा। दोनों के बीच नाश्ते के मेज पर एक ऐसी हल्की फुल्की और प्यारी सी बहस शुरू हो गई, जिसने उन दोनों को उनके दर्द, उनकी तकलीफों और उस डार्क अंडरवर्ल्ड की गंदगी से बहुत दूर ला खड़ा किया था। ये वो पल था जहां वो एक डॉन और उसकी मोहरी नहीं थे, बल्कि सिर्फ दो आम इंसान थे जो एक दूसरे की छोटी छोटी कमियों पर हंस रहे थे। अगले 3 दिन किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसे थे। अभिमन्यु के पेंट हाउस का स्टडी रूम अब तारा का कंट्रोल रूम बन चुका था। भारी शीशे वाली उस टेबल पर शहर के सारे काले धंधे, हथियारों के रूटर्स और सिंडिकेट के गद्दारों की फाइलें बिखरी पड़ी थी।
तारा ने इन 3 दिनों में 2 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं ली थी। वो डार्क कॉफी के नशे पर जिंदा थी और उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह दौड़ रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे। अमन स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा भूरे रंग का कार्डबोर्ड पार्सल था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। मैडम, अमन ने वो पार्सल टेबल पर रखा। ये अभी अभी हमारे डमी ऑफिस के एड्रेस पर आया है। कुरियर वाले को ट्रैक किया, लेकिन वो एक आम डिलीवरी बॉय था। उस पर कोई सेंडर का नाम नहीं था, लेकिन पार्सल पर तारा लिखा था। तारा ने फाइलों से नजर उठाई। उसने एक छोटे से बॉक्स को देखा। अंडरवर्ल्ड में बिना नाम के आने वाले पार्सल कभी खुशखबरी नहीं लाते। खोलकर चेक किया। तारा ने बहुत ही ठंडी आवाज में पूछा, सिक्योरिटी ने स्कैन किया है, कोई बम या ट्रैकर नहीं है, अमन ने बताया। तारा ने अपनी कुर्सी से उठकर पार्सल को अपने हाथ में लिया। उसने बॉक्स पर लगी टेप को खींचा और उसे खोला। बॉक्स के अंदर एक पुराने अखबार में कुछ लिपटा हुआ था। तारा ने जैसे ही उस अखबार को हटाया, उसके सीने में दिल ने एक बीट छोड़ दी। उसके हाथों का खून अचानक बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। अखबार के अंदर एक चांदी की पायल थी। वो पायल बुरी तरह से काले जमे हुए खून में सनी थी। पायल के साथ एक पोलरॉइड फोटो रखी थी। तारा के हाथ कांपने लगे। उसने वो फोटो उठाई। फोटो में चुटकी थी, वही सरपंच की बेटी जो गांव में तारा की एक लौती दोस्त और छोटी बहन जैसी थी। फोटो में चुटकी एक अंधेरे कमरे में जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे थे। उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और आंखों में मौत का खौफ था। उसके गाल पर एक भारी सा चाकू रखा हुआ था, जिसे पकड़ने वाले का सिर्फ टैटू वाला हाथ फोटो में दिख रहा था। फोटो के पीछे लाल मार्कर से कुछ लिखा था, तेरा नया गुरूर कैसा लगा मैडम बॉस। रात 8 बजे पुरानी रुई मिल अकेली आना, वरना अगली डिलीवरी इस पायल वाली की कटी हुई गर्दन की होगी। देवराज। तारा का पूरा शरीर सुन पड़ गया। वो फाइलें, वो पावर, वो अंडरवर्ल्ड की रानी बनने का गुरूर, सब एक सेकंड में चकनाचूर हो गया। देवराज ने सीधा उसकी रूह पर वार किया था। उसने तारा की वो कमजोरी ढूंढ निकाली थी जिसे तारा ने सबसे छुपा कर रखा था। तारा की आंखों में वो पुराना बेबस खौफ वापस लौट आया। उसने झटके से अपनी डेस्क की दराज खोली, अपनी 9mm पिस्टल निकाली और उसे अपनी पैंट के पीछे खोस लिया। उसने अपना लेदर जैकेट उठाया और दरवाजे की तरफ भागी। अमन, गाड़ी निकालो, मुझे अभी निकलना है। तारा की आवाज में एक अनियंत्रित दहशत थी। लेकिन इससे पहले कि तारा स्टडी रूम के दरवाजे को पार कर पाती, एक भारी साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अभिमन्यु। उसके डार्क ग्रे ट्रैक सूट पहना हुआ था। उसके हाथ अब काफी हद तक ठीक हो गए थे, हालांकि पूरी ताकत अभी वापस नहीं आई थी। उसने टैबलेट पर पड़ी वो खून से सनी पायल और फोटो देख ली थी। उसका दिमाग एक सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरा गेम समझ चुका था। अभिमन्यु ने दरवाजे के बीचों बीच खड़े होकर तारा का रास्ता रोक लिया। तुम कहीं नहीं जा रही हो। अभिमन्यु की आवाज इतनी सख्त और ठंडी थी कि पूरा कमरा गूंज गया। रास्ता छोड़ो अभिमन्यु, तारा ने उसकी छाती पर धक्का देते हुए गुर्राकर कहा। उसने चुटकी को पकड़ लिया है। अगर मैं नहीं गई तो वो उस बच्ची को काट कर फेंक देगा। मुझे जाना होगा। तारा का धक्का इतना तेज था कि अभिमन्यु एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से तारा के कंधों को लोहे के शिकंजे की तरह जकड़ लिया और उसे वापस दीवार की तरफ धकेल दिया। होश में आओ तारा। अभिमन्यु की खुरदरी आवाज एक दहाड़ में बदल गई। उसने तारा को दीवार से सटा दिया। तुम इमोशंस में अंधी हो रही हो। ये देवराज का बिछाया हुआ जाल है। वो जानता है कि वो मुझे सीधी टक्कर नहीं दे सकता, इसलिए उसने तुम्हारी इंसानियत को हथियार बनाया है। अगर तुम उस मील में कदम भी रखोगी तो वो तुम दोनों को जिंदा जला देगा। तो क्या करूं? तारा की आंखों में बेबसी और नफरत के आंसू छलक पड़े। वो अभिमन्यु के सीने पर मुक्के मार रही थी, लेकिन अभिमन्यु हिला नहीं। उसे मरने दूं, क्योंकि मैं तुम्हारी इस मनहूस कुर्सी पर बैठी हूँ। मेरी वजह से उस बेगुनाह बच्ची की जान जा रही है। अभिमन्यु ने तारा के मुक्कों को इग्नोर किया। उसने अपने एक हाथ से तारा को के दोनों हाथों की कलाइयों को पकड़ा और उन्हें दीवार से
साथ ऊपर की तरफ पिन कर दिया। उन दोनों के बीच अब फिर से वो ही सुलगती हुई जंगली नजदीकी थी। शांत हो जाओ, अभिमन्यु ने तारा के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा। उसकी वो नशीली काली आंखें तारा के अंदर के उस पैनिक को चीर रही थी। मैंने क्या कहा था, सबकी कमजोरी होती है। देवराज ने तुम्हारी कमजोरी पर वार किया है क्योंकि उसे लगता है कि तुम एक औरत हो, तुम इमोशनल होकर गलती करोगी। तारा की सांसें तेजी से चल रही थी। वो अभिमन्यु की आंखों में देख रही थी। हम ब्लैकमेल नहीं हो सकते, इसलिए होश में आओ। अभिमन्यु की आवाज अब एक खौफनाक मंत्र की तरह लग रही थी। हम अंडरवर्ल्ड है, हमें रिएक्शन देने की जगह काउंटर अटैक करना होगा। अगर वो तुम्हारी कमजोरी की नस काट रहा है तो तुम उसकी उस नस को पकड़ो जिसे दबाते ही वो खुद तुम्हारे पैरों में आकर गिरे और भीख मांगे। तारा का रोना अचानक बंद हो गया। अभिमन्यु के शब्द उसके दिमाग में छाए हुए खौफ के धुएं को साफ कर रहे थे। अभिमन्यु ने उसकी कलाइयों को छोड़ दिया और पीछे हट गया। सोचो, अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए एक मास्टरमाइंड की तरह कहा। एक डॉन की तरह सोचो, देवराज की जान किस चीज में बसती है। तारा ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने इमोशंस को साइड में रखा और अपने दिमाग के उस डार्क हिस्से को ऑन किया जो उसने पिछले 21 दिनों में डेवलप किया था। अचानक तारा की आंखें खुली। उसमें अब आंसू नहीं बल्कि एक जहरीली आग थी। उसका छोटा भाई राजवीर। तारा की आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो डरी हुई तारा नहीं बल्कि सिंडिकेट की बॉस बोल रही थी, जो दुबई में उसके काले पैसे को सफेद करता है। देवराज की सारी दौलत और उसका खून उसी राजवीर में बसता है। अभिमन्यु के होठों पर एक बहुत ही खौफनाक और प्राउड स्माइल आ गई। तो फिर इंतजार किस बात का है? अभिमन्यु ने इशारा किया। तारा मुड़ी और सीधे अपनी डेस्क की तरफ गई। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। अमन। तारा की आवाज में अब वो बर्फीला कमांड था जो सिर्फ अभिमन्यु की आवाज में हुआ करता था। दुबई वाले, हमारे स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करो। देवराज का भाई राजवीर जहां भी है उसे उठा लो। मुझे वो 1 घंटे के अंदर वीडियो कॉल पर चाहिए। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसके घुटनों में गोलियां उतार देना, लेकिन मुझे वो जिंदा चाहिए। इंटरकॉम से अमन की हैरान लेकिन सधी हुई आवाज आई। डन मैडम, 1 घंटे में वो हमारे कब्जे में होगा। तारा ने इंटरकॉम बंद किया। उसने टेबल पर पड़ी उस खून से सनी पायल को देखा, लेकिन इस बार उसके हाथों में कपन नहीं था। उसने वो पायल मुट्ठी में कस ली। वो पलटी और उसने अभिमन्यु को देखा। अभिमन्यु उसे उस नजर से देख रहा था जैसे वो मूर्तिकार अपनी सबसे बेहतरीन और खौफनाक मूर्ति को देखता है। आज रात 8 बजे। तारा ने अभिमन्यु की आंखों में सीधे झांकते हुए एक एक शब्द चबाकर कहा, मैं उस मील में जाऊंगी लेकिन सरेंडर करने नहीं। तारा की आवाज में एक सर्द सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले छा जाता है। उसकी आंखों में इंतकाम की आग साफ दहक रही थी। देवराज के माथे के ठीक बीचों बीच अपनी गोली उतारने जाऊंगी। अभिमन्यु, जो अब तक खामोशी से उसे देख रहा था, धीमे लेकिन सधे हुए कदमों से उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसके बीच की दूरी अब जैसे खत्म सी हो गई थी। उसने अपना सख्त हाथ उठाया और बेहद अधिकारपूर्ण तरीके से तारा के गर्दन को पीछे से थाम लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट तारा की ठंडी पड़ती त्वचा में उतरने लगी, जबकि उसका अंगूठा बेहद नरमी से तारा के जबड़े की रेखा को सहलाने लगा। यह स्पर्श जितना हावी होने वाला था उतना ही बेचैन करने वाला था। तुम वहां अकेली नहीं जाओगी। अभिमन्यु भी भारी सांसें तारा के होठों के बिल्कुल करीब से टकराई। उसकी खतरनाक आंखें तारा की आंखों में सीधा झांक रही थी, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। वह शिकार तुम्हारा है, गोली भी तुम ही चलाओगी, लेकिन तुम्हारे पीछे खड़े होने वाला मौत का साया सिर्फ मैं बनूंगा। तारा ने उसे दूर नहीं धकेला, न ही अपना चेहरा घुमाया। इसके विपरीत उसने अभिमन्यु के उस शैतानी और जुनूनी स्पर्श को अपनी रगों में गहराई तक उतरने दिया। उसके अंदर का उफान और डर अभिमन्यु की इस खौफनाक सुरक्षा के एहसास से मिलकर एक अजीब सी ताकत में बदल रहा था। दोनों की धड़कनें जैसे एक ही लय में धड़क रही थी।
और उस खामोश कमरे में सिर्फ उनके इंतकाम और एक दूसरे के प्रति उनके गहरे जुनून की गूंज थी। रात के ठीक 8 बज रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में स्थिर वो पुरानी रुई मिल किसी भूतिया खंडर से कम नहीं लग रही थी। हवा में जंग लगे लोहे, सीलर और खून की एक अजीब सी महक थी। मिल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खाली जगह थी, जहां ऊपर से लटकती हुई एक पीली टिमटिमाती हुई इंडस्ट्रियल लाइट जल रही थी। उसी लाइट के ठीक नीचे एक जंग लगी लोहे की कुर्सी पर चुटकी बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू सूख चुके थे, होठ खौफ से कांप रहे थे और उसके गले के पास एक गुंडे ने तेज धार वाला चाकू सटा रखा था। देवराज अपने पिस्तौल से खेलता हुआ वहां टहल रहा था। उसके चेहरे पर एक गंदी और बेजी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि आज वो सिंह एम्पायर की उस नई रानी को घुटनों पर ला देगा और फिर अभिमन्यु तो वैसे भी उसके सामने अपाहिज था। तभी मील के भारी लोहे के दरवाजे चरमराते हुए खुले। अंदर आने वाले कदमों ने सन्नाटे को चीर दिया। देवराज और उसके 15 हथियारबंद गुंडों की नजरें दरवाजे पर टिक गई। अंधेरे को चीरती हुई तारा अंदर आई। उसने काले रंग का लेदर जैकेट और डार्क जींस पहनी थी। उसके बाल पीछे की तरफ टाइट बंधे थे। उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो तूफान के आने से पहले होती है। तारा बिल्कुल अकेली चलकर उस पीली रोशनी के घेरे में आई और देवराज से महज 10 कदम की दूरी तक रुक गई। देवराज ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। क्या बात है मैडम बॉस, देवराज ने ताली बजाते हुए कहा। तू सच में अकेली आ गई? तेरा वो लूला आशिक जो खुद को शहर का किंग कहता है, वो कहाँ है? लगता है अपनी जान बचाने के लिए उसने तुझे आगे कर दिया। तारा ने देवराज की बकवास को इग्नोर किया। उसकी नजरें कुर्सी पर बंधी चुटकी पर गई। चुटकी तारा को देखते ही रोने लगी। तारा दीदी, मुझे बचा लो। तारा का जबड़ा कस गया, लेकिन उसने अपने इमोशंस को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने बहुत ही ठंडी और सपाट आंखों से देवराज को देखा। चुटकी को छोड़ दे देवराज। तारा की आवाज मील की दीवारों से टकरा कर गूंजी। तेरी दुश्मनी मुझसे है, उस बच्ची से नहीं। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? देवराज ने चाकू वाले गुंडे को इशारा किया। चाकू चुटकी की गर्दन पर थोड़ा और दब गया। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले वो निकाल जो मैं मांग रहा हूँ। सिंह एम्पायर की वो अंगूठी और सारे सिंडिकेट की जमीन के पेपर्स। और हाँ, उसके बाद तू मेरे साथ चलेगी। तेरा वो डॉन आज रात खून के आंसू रोएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी नई रानी मेरे बिस्तर पर है। उफ, कितना मजा आएगा ना। देवराज के गुंडे गंदी हंसी हंसने लगे। तारा के चेहरे पर रत्ती भर भी पैनिक नहीं आया। उसके होठों पर अचानक एक बहुत ही डार्क, जहरीली और खौफनाक मुस्कान तैर गई। ये मुस्कान बिल्कुल अभिमन्यु सिंह जैसी थी। तुझे सच में लगता है देवराज कि मैं यहाँ तुझसे भीख मांगने आई हूँ? तारा ने अपनी जैकेट की जिप खोली और अंदर से एक छोटा टैबलेट निकाला। देवराज की बोहें सिकुड़ गई। ये क्या नौटंकी है? तारा ने टैबलेट की स्क्रीन ऑन की और उसे देवराज की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो कॉल चल रही थी। जैसे ही देवराज ने स्क्रीन पर चल रहा नजारा देखा, उसके हाथ से पिस्तौल छूटते छूटते बची। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया। स्क्रीन पर दुबई का एक आलीशान होटल का कमरा था, लेकिन जमीन पर देवराज का सगा छोटा भाई राजवीर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, मुंह से खून बह रहा था और उसके सिर पर अमन के 2 खूंखार शूटर्स ने मशीन गन तान रखी थी। भाई, भाई मुझे बचा लो। राजवीर की रोती हुई और चीखती हुई आवाज टैबलेट के स्पीकर से पूरी तरह मिल गूंज उठी। ये लोग मुझे मार देंगे भाई। देवराज की आंखें फटी की फटी रह गई। राजवीर, तूने तूने मेरे भाई को? देवराज पागलों की तरह तारा की तरफ झपटा, लेकिन तारा ने अपनी जैकेट से 9mm की पिस्टल निकाली और सीधे देवराज के माथे पर तान दी। एक कदम और बढ़ाया तो राजवीर का भेजा अभी इसी वक्त दुबई की जमीन पर बिखर जाएगा। तारा की आवाज में अब वो राक्षस मौत का खौफ था। हम ब्लैकमेल नहीं होते देवराज, हम अंडरवर्ल्ड हैं। तूने मेरी कमजोरी पकड़ी थी, मैंने तेरी रूह को जकड़ लिया था। देवराज का सारा गुस्सा, वो सारी अकड़ 1 सेकंड में राख हो चुकी थी। वो कांप रहा था। उसे कुछ मत करना,
तारा, उसे छोड़ दे। मैं तेरी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। चुटकी को खोल। तारा ने बिना अपनी आंखें झपकाए कड़कती आवाज में हुक्म दिया। अभी। देवराज ने अपने गुंडों को इशारा किया। गुंडे ने तुरंत चुटकी के हाथ पैर खोल दिए। पीछे के दरवाजे की तरफ भाग चुटकी। अमन भैया वहां खड़े हैं। तारा ने बिना मुड़े कहा। चुटकी रोती हुई पीछे की तरफ भागी और मील के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। तारा जानती थी कि बाहर अमन और उसकी टीम उसे सुरक्षित निकाल लेगी। जैसे ही चुटकी बाहर गई, देवराज की आंखों में वो डर अचानक एक खौफनाक गद्दारी में बदल गया। उसने सोचा कि अब बच्ची जा चुकी है। अगर वो तारा को यहीं भून दे तो शायद उसका भाई भी बच जाए। मार दो इस कुतिया को। देवराज पागलों की तरह चीखा और वो खुद जमीन पर लेट गया। मील के ऊपर लोहे के कैटवॉक पर दरवाजे के 3 स्नाइपर्स छुपे हुए थे। उन्होंने अपनी बंदूकें तारा की तरफ तान दी। तारा को लगा कि अब सब खत्म होने वाला है। उसने पिस्तौल देवराज की तरफ सीधी की, लेकिन इससे पहले कि कोई ट्रिगर दबता, साइलेंसर लगी हुई बंदूकों की 3 बहुत ही स्टिक और जानलेवा आवाजें अंधेरे में गूंजी। ऊपर कैटवॉक पर खड़े देवराज के तीनों स्नाइपर्स के माथे फट गए और उनकी लाशें धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गिरी। देवराज और उसके बाकी गुंडे खौफ से कांप उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि गोलियां कहां से चली। तभी मील के उस घूप अंधेरे कोने से, जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं थी, जूतों की एक बहुत ही भारी और जानी पहचानी आवाज आनी शुरू हुई और इसी के साथ अंधेरे को चीरता हुआ वो साया बाहर आया। अभिमन्यु सिंह। उसने पूरा ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा किसी शैतान की तरह सख्त और खूंखार था। उसके दाहिने हाथ में, जो पट्टियों से आज ही सुबह आजाद हुआ था, एक भारी ऑटोमेटिक पिस्तौल थी। वो हाथ हल्का कांप रहा था। उसे बंदूक का रिकॉयल झटका सहने में भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उस दर्द की कोई सिकन नहीं थी। उसके पीछे सिंह एम्पायर के 20 सबसे खूंखार और एलिट कमांडोज मिल में दाखिल हुए। उन्होंने एक ही सेकंड में देवराज के सारे गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया। देवराज के गुंडों ने अपने हथियार वहीं जमीन पर डाल दिए। अभिमन्यु सिंह का नाम ही उनके लिए मौत का फरमान था। अभिमन्यु भारी कदमों से चलते हुए बिल्कुल बीच में आया। उसकी आंखें देवराज पर थी, जो जमीन पर पड़ा खौफ से कांप रहा था। तूने सोचा था मैं अपाहिज हो गया हूँ। अभिमन्यु की आवाज मील की दीवारों को कपा रही थी। वो देवराज के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी रानी ने तुझे शतरंज के बोर्ड पर फंसाया और मैं तुझे चेकमेट करने आया। देवराज ने कांपते हाथों से अपनी पिस्तौल उठानी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो पिस्तौल को सीधा करता, अभिमन्यु ने बिना पलक झपकाए 2 गोलियां चलाई। दोनों गोलियां देवराज के दोनों घुटनों के आर पार हो गई। आह! देवराज एक सुअर की तरह चीखता हुआ वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून जमीन पर फैलने लगा। अभिमन्यु ने पिस्तौल नीचे की। उसके अपने हाथ से भी थोड़ा खून गिरने लगा था, क्योंकि नसों पर जोर पड़ा था, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। देवराज जमीन पर तड़प रहा था, रो रहा था। अभिमन्यु ने उसे मारने के लिए तीसरी गोली नहीं चलाई, बल्कि उसने अपने जूतों से देवराज के सीने पर एक जोरदार लात मारी, जिससे देवराज फिसलकर सीधा तारा के पैरों के पास जाकर गिरा। अभिमन्यु ने पीछे हटते हुए अपनी वो नशीली डार्क आंखें तारा पर टिका दी। ये तुम्हारा शिकार है, अभिमन्यु ने बहुत ही खौफनाक और गुरूर भरी आवाज में कहा। तुमने वादा किया था, इसे खत्म करो। तारा ने नीचे तड़पते हुए देवराज को देखा। उस गुंडे ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी, उसके दोस्तों पर हाथ डाला था। तारा के अंदर वो जो आखिरी बची हुई शरीफ और मासूम लड़की थी, वो आज इस खून और खौफ के बीच हमेशा के लिए मर चुकी थी। तारा ने अपनी 9mm की पिस्तौल उठाई। नहीं तारा, मुझे माफ कर दे। देवराज खून की उल्टियां करते हुए तारा के जूतों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैं ये शहर छोड़ दूंगा। तारा के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। उसने पिस्तौल की नाल सीधी देवराज के माथे के बीचों बीच तान दी। माफी इंसान देते हैं देवराज। तारा की आवाज एकदम ठंडी और पत्थर जैसी थी। मैं अब इंसान नहीं रही। और इसी के साथ तारा ने ट्रिगर दबा दिया। देवराज का सिर जमीन पर गिरा और उसके साथ ही अंडरवर्ल्ड के एक बहुत बड़े चैप्टर का खौफनाक अंत हो गया। तारा वहीं खड़ी रही। उसकी सांसें तेज थी। उसने अभी अभी शहर के सबसे बड़े माफिया को
अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। उसने पिस्तौल नीचे की। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खौफनाक सुकून था। अभिमन्यु वहीं खड़ा था। वो तारा को ऐसे देख रहा था जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी मास्टरपीस तैयार कर ली हो। तारा ने मुड़कर अभिमन्यु को देखा। उन दोनों की नजरें आपस में टकराई। वहां कोई थैंक यू नहीं था, कोई रोना धोना नहीं था। वहां सिर्फ एक दूसरे के लिए एक खौफनाक, डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाला फाइट था। तारा ने देवराज की मौत की शर्त पूरी कर दी थी, लेकिन क्या इस मौत के साथ वो सौदा भी खत्म हो गया था? क्या तारा अब यहाँ से वापस उस सादी दुनिया में लौट पाएगी, या खून की ये लत उसे हमेशा के लिए इस शैतान की दुनिया में जकड़ लेगी?